So hello everyone, good evening. How are you all guys? Hope so you all are good. And as you know, we have started with Indian financial market. तो हम लोगों ने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्ट कर दिया है और दो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन देखा। हम लोगों ने ये देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट एक क्या है, कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। उसके बाद हम लोगों ने मीनिंग वगैरह देखा, इम्पोर्टेंस की फीचर्स, कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड देखी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि उन लोगों का बोलना ये है कि भाई फाइनेंशियल सिस्टम में तीन मेजर चीज़ें हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में तीन मेजर चीज़ें हैं, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। सो वन बाय वन हम लोगों को तीनों चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया बैंकिंग सेक्टर। जब हम लोग की फर्स्ट पढ़ रहे थे कल, फाइनेंशियल मार्केट के की एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे कल, तो उसमें हमने देखा कि भैया फाइनेंशियल सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल स्टार्ट किया बैंकिंग, और बैंकिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पैसे इधर से उधर मोबिलाइज करने के लिए, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए बैंकिंग सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बराबर। और बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन? आरबीआई, वेरी गुड। और बैंकिंग सेक्टर का मेन काम क्या है? और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओ भाई, आपका क्लास शुरू होता है, मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड अटक जाता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं बता रही हूँ ना, आप लोग ही कुछ करते हो कि मैम का आईपैड चले ना, कुछ तो जादू तो ना करते हो आप लोग। आ गया, जाएगा कहाँ, आएगा तो मेरे पास ही साथ तो देना पड़ेगा ही ना। चलो, लेकिन तुम कितना भी कुछ कर लो, मैं पढ़ाऊंगी। भले ही तुमको 5 मिनट बैठाऊंगी, आईपैड को लाऊंगी वेब पे और तुमको पढ़ाऊंगी। क्या इतना सारा लिख रहे, थोड़ा सा देखूं मैं भी। हाँ, जल्दी, सही बोल रहा है आशीष, जल्दी बता दो ये जादू टोना करता कौन है। दया पता लगाओ वेरी फनी, दया पता लगाओ। ओके, हाँ कल का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगी तो आप देख लेना कुछ, ठीक है। चलो, ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर शुरू किया और हमने देखा बैंकिंग सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज व्हाट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन? आरबीआई। उसके बाद हमने देखा कि भाई बैंकिंग सेक्टर को चार कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। तो आपका जो बैंक है उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और ये चारों कैटेगरी को हमको वन बाय वन पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक को भी चार कैटेगरी में क्या किया गया, आगे डिवाइड किया गया। बेसिकली नाम ही क्या है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का मेन प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, और उसके जरिए प्रॉफिट कमाना, क्योंकि नाम ही क्या है, कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग। और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। और यही कमर्शियल बैंक को चार कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया। तो है तो कैटेगरी कमर्शियल बैंक की, मतलब काम, प्राइमरी फंक्शन तो चारों को परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स अलग रहेंगे, समझ में आया। तो कमर्शियल बैंक की चार कैटेगरी, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, पब्लिक। प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, पब्लिक। कमर्शियल बैंक की चार कैटेगरी, प्राइवेट, फॉरेन, रीजनल, पब्लिक, और प्राइवेट, पब्लिक, रीजनल, फॉरेन। प्राइवेट, पब्लिक, रीजनल, फॉरेन, मेरे साथ, प्राइवेट, पब्लिक, रीजनल, फॉरेन। ये क्या है, आपकी कमर्शियल बैंक की चार कैटेगरी है, जिसको हम लोगों को वन बाय वन पढ़ना था। सबसे पहले हम लोगों ने देखे पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब ही नेशनलाइज बैंक, जिसका मैक्सिमम स्टेक किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक,
मतलब जिसका मैक्सिमम स्टेक किसके पास रहता है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास। स्टेक भले ही प्राइवेट शेयर होल्डर के पास है मैक्सिमम, लेकिन आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। फिर फॉरेन बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ द कंट्री है लेकिन ब्रांच यहाँ पे है, बैंक यहाँ पे है, ऑपरेटिंग यहाँ पे है, सो ऐसे बैंक को फॉरेन बैंक कहा जाता है। और ऐसे फॉरेन बैंक को दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, जिस कंट्री से वो आया है उसके भी और जिस कंट्री में वो है उसके भी। गॉट इट। लास्ट वन था रीजनल रूरल बैंक। हर स्टेट में रीजन वाइज ये रूरल बैंक ओपन किए जाते हैं वीकर सेक्शंस को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए ही नाम क्या है, रीजनल रूरल बैंक। वीकर सेक्शंस को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ये रीजनल रूरल बैंक ओपन किए जाते हैं और ये गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करते हैं। और इनका इनिशियल एब्रीविएशन क्या है, आरआरबी। ओके, गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक पे हमारा कमर्शियल बैंक खत्म होता है और अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैंकिंग सेक्टर शुरू होती है, दैट इज व्हाट, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली क्या है पता है कि आप लोगों को इसके मीनिंग पढ़ के दिमाग में रखने, डिटेल में घुसने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद अभी बैंकिंग के बाद म्यूचुअल फंड पढ़ना है, फिर इंश्योरेंस पढ़ना है, इक्विटी, डिवेंचर, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है एक ही चैप्टर में। तो जितना मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है, रेलेवेंट है, फालतू का अपना दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि अभी आपको ये एक टॉपिक में घुसने में बहुत मजा आता है डिटेल में, फिर जब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाता है फिर सब वाइप आउट होता जाता है, इसलिए जितना रेलेवेंट है उतना ध्यान में रखो। अब आते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैंकिंग सेक्टर आफ्टर द कमर्शियल बैंक। तो क्या कहते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक? पहले उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, इज द स्लाइड इज विजिबल टू ऑल? Is the slide is visible? Okay, okay, Kirat, thank you for telling me. Okay, so I will proceed further. This is a niche banking segment in the country. वो मेरे को यहाँ पे दिखता है कौन बोल रहा है, ऐसा है ठीक है, ओके। So small finance bank is all about, this is a niche banking segment in the country and is aimed to provide financial inclusion to sections of the society that are not served by other banks. So basically ये उन sections के लिए है जिनको other banks facilities provide नहीं करते, और आपको ना हर बैंक का फंक्शन ही याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर ही एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा बैंक क्यों बनाया गया है, उसका पर्पस क्या है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट आर नॉट सर्व्ड बाय अदर बैंक। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस को कंसिडर करता है जिसको अदर बैंक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। द मेन कस्टमर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंक्लूड माइक्रो इंडस्ट्री, ये भी याद होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के मेन कस्टमर्स कौन है। सो द मेन कस्टमर्स आर micro industry, small and marginal farmers, unorganized sector entities, small business unit, ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या है, कस्टमर्स हैं। बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सारे लोगों के साथ क्या करता है, डील करता है। इन लोगों के लिए ही स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया है, क्योंकि जो अदर बैंक्स है वो इन लोगों को घास नहीं डालती, भाव नहीं देती। तो हमने सोचा यार अब इनका क्या करें, आरबीआई ने सोचा यार इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, इन लोगों को तो बाकी बैंक्स कुछ पूछती ही नहीं है, तो एक काम करते हैं इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल देते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स ये सारे लोग हैं जिनको मैंने पिंक पेन से अंडरलाइन किया है, समझ में आया। दीज आर लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 22। अरे एमसीक्यू वाला आया, अरे पॉइंट कि इनको लाइसेंस कौन से सेक्शन के तहत मिला है, तो इनको लाइसेंस मिला है सेक्शन 22 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर सेक्शन 22 से इनको क्या मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है। सो दे गेट लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and are governed by the provisions of RBI Act 1934 and FEMA।
और ये बैंक्स को गवर्न कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, फेमा और आरबीआई। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या बातें ध्यान में रखनी है कि ये बैंक उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनको अदर बैंक सर्व नहीं करती। और इनके कस्टमर्स कौन होते हैं, स्मॉल एंटिटीज, स्मॉल बिजनेस, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो इंडस्ट्रीज, ये इनके क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। इन लोगों को स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और इनको लाइसेंस कौन से सेक्शन में मिला हुआ है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 22, section 22, you have to remember this, and these banks are governed by RBI and FEMA. समझ में आया, got it. Is there any doubt in small finance bank? Next, the third category of banking sector is payment bank. ये एक नई कैटेगरी ऐड हुई है। The next category under banking sector is payment bank. ये नई कैटेगरी ऐड हुई है बैंकिंग सेक्टर में। सुना भी पहली बार होगा, जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक, के तो कहे सुने शब्द है, ये नया कुछ सुनने मिल रहा। देखते क्या बोलता है। दिस इज रिलेटिवली अ न्यू मॉडल। अच्छा, नई मॉडल आई है मार्केट में, लड़के जल्दी समझ जाते हैं, नई मॉडल आई है मार्केट में। सो वैसे ही ये पेमेंट बैंक जो है, ये नया मॉडल आया है मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में नया मॉडल का आगमन हुआ है, दैट इज व्हाट योर पेमेंट बैंक। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेटिवली न्यू मॉडल ऑफ बैंक इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. It was conceptualized by RBI and is allowed to accept a restricted deposit. इसको लाने वाला कौन, आरबीआई, इसको कंसेप्चुअलाइज करने वाला कौन, आरबीआई, और इसकी डिपॉजिट की लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय आरबीआई। मतलब ये कितना डिपॉजिट ले सकता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बाय आरबीआई। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिपॉजिट ऑफ दिस बैंक। ओके, they also offer services like ATM cards, debit cards, net banking and mobile banking. The following are the payment bank in India. अब आप लोग तो मुझसे पूछोगे ही ना, मैम एग्जाम्पल तो बताओ कौन से पेमेंट बैंक है इंडिया में। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। सो दीज आर दी बैंक्स। ओके, सो हमारी नई चिड़िया का नाम क्या है, बैंकिंग सेक्टर में नई चिड़िया का नाम क्या है, पेमेंट बैंक। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि विच इज द न्यू मॉडल अंडर द बैंकिंग सेक्टर, सो इट इज योर पेमेंट बैंक, एंड हियर द डिपॉजिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। यू हैव टू रिमेंबर दिस एमसीक्यू क्वेश्चन, हियर द डिपॉजिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड एंड दिस कंसेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, ओके। अब कुछ एक कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है आपको, कुछ एक कंपैरेटिव स्टडी आपको दी गई है कि देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक एंड पेमेंट बैंक। इससे ना आप लोगों को और क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी। तो देखते हैं क्या कंपैरेटिव स्टडी है। एक्सेप्ट डिपॉजिट, हाँ दोनों कर सकते। ओके, इसका मतलब दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, पेमेंट बैंक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और ट्रेडिशनल बैंक भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे सादे सूदे बैंक, और पेमेंट बैंक मतलब जो नई चिड़िया मार्केट में आई है। ठीक है, सो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, यस। पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यस, ये भी हो सकता है। विड्रॉल फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स, हाँ मैम ये भी दे रहे हैं। प्रोवाइड लोन्स और इन्वॉल्व इन लेंडिंग एक्टिविटीज, यस बट हियर नो। एमसीक्यू क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल बैंक लोन प्रोवाइड करने में बिलीव करता है, पर पेमेंट बैंक के पास लोन प्रोवाइडिंग वाली फैसिलिटी नहीं होती। तो लेंडिंग एक्टिविटीज में पेमेंट बैंक डील नहीं करता, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक डील करता है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि पेमेंट बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज में डील नहीं करता, लेकिन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में करता है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसके पीछे इंटरेस्ट भी देता है, लेकिन पेमेंट बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज में डील नहीं करता और ट्रेडिशनल बैंक लेंडिंग एक्टिविटीज में डील करता है। इशू क्रेडिट कार्ड, हाँ करता है भाई, ट्रेडिशनल बैंक तो करता है, अरे हर बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी नहीं देते। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट,
ट्रेडिशनल बैंक प्रोवाइड करता है, पेमेंट बैंक भी प्रोवाइड करता है। फिर मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, अरे इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई साहब, लेकिन अब भी हमने ऊपर मीनिंग में पढ़ा कि पेमेंट बैंक की डिपॉजिट लिमिट रिस्ट्रिक्टेड है बाय आरबीआई। पेमेंट बैंक एक लिमिट तक के ही डिपॉजिट ले सकता है। सो ₹1 लाख ओनली पर इंडिविजुअल कस्टमर। सो एक इंडिविजुअल कस्टमर 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट कर सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू कि पेमेंट बैंक में कितने लाख तक का पर कस्टमर डिपॉजिट का, मतलब पेमेंट बैंक में पर कस्टमर कितने लाख तक का डिपॉजिट कर सकता है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। हियर द इंडिविजुअल कस्टमर कैन ओनली डिपॉजिट अप टू 1 लाख, बट देयर इज नो लिमिट फॉर ट्रेडिशनल बैंक्स। सो दिस कंपैरेटिव स्टडी इज इंपॉर्टेंट गाइस फॉर यू। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है। And last category of banking sector is urban cooperative banks. Actually, the cooperative banks is divided into two parts, rural and urban. And we are considering here is urban cooperative banks. क्या है urban cooperative banks? Let's see. Urban cooperative banks refers to a primary cooperative bank located in urban and semi-urban areas. तो कहाँ लोकेटेड होते हैं? नाम ही क्या है भाई? अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। तो प्राइमरीली इनका लोकेशन क्या रहेगा? अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, क्योंकि नाम ही क्या है? अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स। सो जब नाम ही अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स है तो इनका प्राइमरी लोकेशन क्या रहेगा? अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज। These banks essentially lend to small borrowers and business centered around communities, localities, workplace groups, etc. ये बेसिकली ये किन लोगों को पता है क्या लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? स्मॉल बोरोवर्स को, बिजनेस सेंटर्ड, वहीं पे जो तो वहीं आसपास जो बिजनेस होगा उसको, बिजनेस सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिटीज, लोकेलिटीज, वर्क प्लेस ग्रुप्स, उन लोगों को ज्यादातर ये क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। आपको हर बैंक के कस्टमर्स याद रखने हैं ध्यान से कि कौन से कस्टमर किसके हैं, नहीं तो छतर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका बैंकिंग सेक्टर की कैटेगरीज खत्म होती है ब्रीफ में। तो कितनी कैटेगरी थी बताओ तो मेरे को, कितनी कैटेगरी थी? 4। कितनी कैटेगरी थी? 4। कौन कौन सी बताओ जल्दी? कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट और कॉर्पोरेटिव। और कॉर्पोरेटिव का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स। व्हाट आर स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स? State cooperative bank is a federation of central cooperative bank which acts as a custodian of the cooperative banking structure in the state. क्या बोला उन्होंने? State cooperative bank is a federation of the central cooperative bank which act as a custodian of the cooperative banking structure in the state. जितना भी आपके स्टेट में कॉर्पोरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर चल रहा है उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टेट कॉर्पोरेट बैंक। ओके, आपके स्टेट में जितने भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स है उनका कस्टोडियन कौन है? स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। समझ में आया क्या? कस्टोडियन का मतलब होता है जो ध्यान रखता है, जिसकी कस्टडी में चीजें होती हैं। ओके ओके, तो अब हमारा बैंकिंग सेक्टर की जो कैटेगरीज है वो खत्म हो गई। क्या बोला मैंने? बैंकिंग सेक्टर की जो कैटेगरीज है वो खत्म हो गई। अब कुछ 1-2 बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाने जैसा कुछ नहीं है, बट यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। समझाने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको बताते जाऊंगी और आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में भी आ जाता कि इस पे एमसीक्यू है, सो आई कैन गाइड यू कि हाँ इस पे एमसीक्यू आ सकता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, सो after completing the banking sector, the next thing is the major development of Indian banking sector is captured in the following table. अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने जितने भी डेवलपमेंट्स किए हैं उसको हमने इस टेबल में उतार दिया गया। शुरू से लेके आज तक जितने भी डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर में हुए हैं वो इस टेबल के जरिए हम लोग पढ़ लेंगे।
सो इन 1921, बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, बिल्कुल बोर नहीं करूंगी, एकदम झट 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 हो जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, फटाफट कर लेंगे। सो 1921 में क्या मेजर डेवलपमेंट थी? क्लोज्ड मार्केट, स्टेट ओन्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज ओनली बैंक एग्जिस्टिंग। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ हम लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया, और हर एरा में हमारे पास एक डेवलपमेंट। तो 1921 में क्या डेवलपमेंट था? क्लोज मार्केट, इंपीरियल बैंक द ओनली बैंक वाज देयर। फिर हम 1935 में आए तो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। ये पता होना चाहिए कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ। सो आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1935। एमसीक्यू क्वेश्चन कि कौन से साल में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। So in the year 1935, RBI was established as the central bank of the country. RBI को central bank of the country कहा जाता है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वाजी सेंट्रल बैंकिंग रोल ऑफ इंपीरियल बैंक केम टू द एंड। और वो जो इंपीरियल बैंक का जो एग्जिस्टेंस चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब आरबीआई एज द सेंट्रल बैंक आ चुका था। समझ में आया? फिर आते हैं 36 टू 55 के एरा में। उसमें क्या हुआ? इंपीरियल बैंक एक्सपांडेड इट्स नेटवर्क टू 480 ब्रांचेस। इंपीरियल बैंक की ब्रांचेस बढ़ गई, 480 ब्रांचेस हो गई उसकी। उसका जो मैम आप मेरे को पूछोगे कि मैम ऊपर तो आपने बोला कि इंपीरियल बैंक का कंसेप्ट, अरे सेंट्रल बैंक वाले जो परफॉर्मेंस थे उसका एंड हो गया। इंपीरियल बैंक जो सेंट्रल बैंक वाले फंक्शन परफॉर्म कर रहा था उसका एंड हो गया। अब उसके लिए हमने सेंट्रल बैंक दैट इज व्हाट आरबीआई एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है। और जब मैं 36 से 55 तक की बात करूं तो इंपीरियल बैंक ने अपनी ब्रांचेस को क्या कर दिया बेटा? एक्सपांड कर दिया, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा दिए। In order to increase the penetration in rural areas, Imperial Bank was converted into State Bank of India. रूरल एरियाज में इनको और डेवलप करने के लिए इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। पूछा जा सकता है विच बैंक वॉज कन्वर्टेड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 2000 ऑनवर्ड्स, नहीं उसके पहले भी एक है, 56 टू 2000 क्या डेवलपमेंट है देख लेते। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स इन 1969 and 6 more banks in 1980। उस समय एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। सबसे पहले जो बैंक आया एट द 1921 में, इंपीरियल बैंक, समझा? अंग्रेजों के जमाने में, समझा? फिर 1956 से 2000 के बीच में काफी सारे बैंक्स को हम लोगों ने नेशनलाइज किया। 14 बैंक्स को हम लोगों ने नेशनलाइज किया इन 1969, और उसके बाद 1980 में और 6 बैंक को हमने क्या किया? नेशनलाइज किया। एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स सच एज आईसीआईसीआई इंटेंसिफाइंग द कंपटीशन। और उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स की भी एंट्री होने लगी और बैंकिंग सेक्टर इंटेंसिफाई होने लगा। आईसीआईसीआई के एंटर होने के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी बूम मिलने लगा। ठीक है। फिर 2000 ऑनवर्ड्स ग्रेजुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बढ़ने लगे। ठीक है। इन 2003 कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रिसीव्ड अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, बिकेम द फर्स्ट एनबीएफसी टू बी कन्वर्टेड इनटू अ बैंक। देखो कितनी सारी चीजें होती गई। कोटक महिंद्रा को लाइसेंस मिला फ्रॉम आरबीआई, एंड वो एक फर्स्ट एनबीएफसी बैंक था जो कन्वर्ट हुआ इनटू बैंक। ओके। इन 2009 द गवर्नमेंट रिमूव द बैंकिंग कैश। ये याद रखना चाहिए कि बैंकिंग कैश कब रिमूव हुआ? 2009 में रिमूव हुआ। फिर 2018 ऑनवर्ड्स ट्रांजैक्शन टैक्स विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांजैक्शन टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर एज पर यूनियन बजट 1920 प्रोविजन कवर अ जनरेशन ऑफ बैंक रीच्ड हाईएस्ट इन 7 years। यस, हम सबसे ज्यादा ये 7 years में हाईएस्ट पहुंच गए। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट प्रोविजन cover a generation of banks reached highest in 7 years। Yes, in this 7 years we have reached to the highest position
As per RBI, as of November 30, 2018, India recorded foreign exchange reserves of approximately 393.72 बिलियन। इतना हम लोगों ने फॉरेन रिजर्व क्या किया बेटा, अपने पास रिजर्व किया, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व किया। ये कुछ नहीं, ये समझने जैसा कुछ नहीं, ये एक डेटा है और डेटा को समझते नहीं, उसको ध्यान में रखना पड़ता। ये एक्चुअल फैक्ट है जो हो चुका है, जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं। समझा? ओके। उसके बाद कुछ और छोटी मोटी बातें, बस 5 मिनट का और बचा, बस 5 मिनट पेशेंट रख लो यार। देखो बोल तो मैं रही हूँ, गला तो मेरा दुखना चाहिए, तुम लोग मत थको, तुम लोग सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, ठीक है? मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को चीजें जितना ज्यादा हो सके उतना इजी तरीके से समझा सकूं, ठीक है? ओके। अब उसके बाद कुछ और छोटी मोटी बातें, तो बहुत सारी बातें होती रहती ना, ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती, ठीक है? ओ सॉरी, उल्टा बोला गया, तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी है क्योंकि हमको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना है। एज ऑफ May 29, देयर आर 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उनने बताया कि अब तक के हमारे पास कितने बैंक्स हैं, डेटा दे रहे हो आप लोगों को, ये एक डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है। तो टिल 29 मई 2019 आपके पास कितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे? 20। 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपके पास, 44 फॉरेन बैंक है, 56 रीजनल रूरल बैंक है एंड 1542 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है एंड 94,384 रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं। थोड़ा याद रखने की कोशिश करना यार प्लीज। 20 है आपके पब्लिक, 22 है आपके प्राइवेट और 44 है आपके फॉरेन। तो ये तो थोड़ा सा रिलेटिव डेटा ही है, 20, 22 और 44, 20, 22 और 44, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन 20, 22, 44, 44, ठीक है? फिर वो कुछ हजारों वाला डेटा शुरू हो रहा है। 56 तो आपका आरआरबी है, 56, इंदौर का 56 याद होगा सब लोगों को, खाने की जगह मस्त, बहुत सारा मिलता बोलते हैं वहां पे खाने के लिए, तो ऐसे इसको याद रख लेना, इंदौर का 56 यानी आरआरबी, ठीक है? फिर हजारों वाला डेटा शुरू हो गया, 1542 दैट इज व्हाट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, 2000 वाले डेटा है आपके पास। और एक वो सबसे बड़ा वाला कौन है? रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक, जिसके 94,000 ब्रांचेस हैं, सबसे बड़ा वाला 94,000, ठीक है? और सबसे छोटू कौन है? पब्लिक। However, after the mergers, the country will have 12 public sector banks. अब मर्जर भी हो गए, तो मर्जर होने के बाद हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक विल कंटिन्यू टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये अभी इंडिपेंडेंट ही चल रहे बेचारे, ये अभी इंडिपेंडेंट ही चल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब पब्लिक सेक्टर अपने बैंक को संभाल नहीं पाता, गवर्नमेंट अपने बैंक को संभाल नहीं पाता, तो वो प्राइवेट के साथ मर्जर कर देता है। और काफी सारे मर्जर रिसेंटली हुए भी है, काफी सारे मर्जर रिसेंटली अभी हुए भी है। तो पहले कितने थे हमारे पास? इन टोटल 20, मर्जर हो के 12 बचे। और वो 12 में कौन कौन है अभी? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ये आगे तक के इंडिपेंडेंट ही रहने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़े बैंक है। समझ में आया? इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट credit of take has been, one second, surging ahead over the past decade, aided by strong economic growth. धीरे धीरे मस्त क्रेडिट बहुत अच्छा हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो रही है जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रहा है। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, जिसके कारण डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? वेरी गुड, एकदम शॉर्ट में खर्च करने वाला इनकम। मैम जो हाथ में है, जो खर्चा करने के लिए अवेलेबल है, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अरे नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 2, ठीक है? जो खर्च करने के लिए हाथ में अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। और अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो कंजम्पशन भी तो ज्यादा ही होगा भाई।
एंड ईजियर असेस टू क्रेडिट, और इजीली सबको क्रेडिट मिल जाता। आज के जमाने में क्रेडिट मिलना वेरी इजी, ठीक है। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 है वो, क्रेडिट ऑफ टेक ग्रू एट अ CAGR ऑफ 10.94%। रेट है कि इतने से बढ़ गया, दैट इज अ पॉजिटिव रेट। एंड एज पर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19, टोटल क्रेडिट एक्सटेंडेड सर्च टू 93,751.17 बिलियन। इतने से बढ़ गया, बाप रे, मतलब ग्रो कर रहा है। डिमांड हैज ग्रोन फॉर बोथ कॉर्पोरेट एंड रिटेल लोन्स। यस, हमारी इकोनॉमी में कॉर्पोरेट और रिटेल लोन्स की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई अपने आप को ग्रो करना चाहता है। पर्टिकुलरली द सर्विसेज, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एग्रीकल्चरल लाइट सर्विसेज हैव लेड टू द ग्रोथ इन क्रेडिट। और ये सारे सेक्टर्स भी अब क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सारे सेक्टर्स को भी क्रेडिट चाहिए ताकि ये अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। क्रेडिट टू नॉन फूड इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड बाय 12.3% ईयर ऑन ईयर। नॉन फूड इंडस्ट्रीज क्रेडिट रेट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, और डेटा उन लोगों ने दिया है कि कितने से बढ़ता जा रहा है। बस दो पॉइंट, नहीं बोर करूंगी, मेरे को गुस्से से मत देखो, बस 2 पॉइंट ही बचे, हो रहा है खत्म। जैसे ऐसे मत करो, अब मैं खत्म कर रही हूँ मैं डर गई। टू कैप्चर द रूरल एरियाज, अरे मेरे को समझ में आते तुम्हारे एक्सप्रेशन यार, यहाँ बैठे बैठे सही में मैं इमेजिन करती हूँ बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। टू कैप्चर द रूरल एरियाज, इंडियन बैंक्स आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेसेस। यस, अब हर जगह बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए ना। क्रेडिट तो सबको लगता है, क्यों भाई, उधार लेने का क्रेडिट फैसिलिटी का हक कैसे अर्बन एरिया वालों को है? रूरल एरिया वाले बिजनेस नहीं करते, काम नहीं करते, धंधा नहीं करते क्या? वो तो सबसे बड़ा काम करते हैं एग्रीकल्चर, उनको भी तो लगता ना। तो इसलिए आरबीआई चाह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज वहां तक पहुंचा सकूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, बैंकिंग आउटलेट्स वर प्रोवाइडेड इन विलेज ऑन एज ऑन मार्च। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग बैंकिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं रूरल एरियाज में, ताकि उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। ओके, एज ऑफ September 18, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। दिस इंडेक्स विल मेजर द असेस यूसेज एंड क्वालिटी टू फाइनेंशियल सर्विसेज। हमने एक इंडेक्स लॉन्च किया, और ये इंडेक्स के जरिए हम काफी सारी चीजें बैंकिंग से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो हमने लॉन्च किया था, इसके पीछे का पर्पस पता है क्या था? ताकि कभी भी हम कोई भी इंडेक्स लॉन्च करते तो वो इंडेक्स कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स हमने लॉन्च किया, ये हमने किया ताकि हम मेजर कर सके एसेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस का असेस, यूसेज और क्वालिटी मेजर करने के लिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लॉन्च किया। हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम कौन होते हैं, हमको तो समझता भी नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एज ऑफ September 18, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लॉन्च्ड जनधन जनधन दर शाखा, part of official inclusion initiative. It is mobile app to help people locate the financial service in India. तुमको ये सब सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा, मैम कितना बोर बंकस, अबे एमसीक्यू में आ जाता तब फिर रोते, ये कब बोला था। ये पता है क्या, ये जो एब्रीविएशन दिए हुए इसके भी एमसीक्यू आ जाते हैं, फुल फॉर्म बताओ। वो ICSI है, कुछ भी पूछता। समझ में आया क्या? याद रखना पड़ेगा क्या मोबाइल ऐप था, क्यों मोबाइल ऐप था। तो ये एक मोबाइल ऐप था, क्यों? ताकि लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। समझा? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट? तो यहाँ पे हमारा बैंकिंग सेक्टर टोटली खत्म होता है। तो 3 मेजर कैटेगरी में हमारा, एक था बैंकिंग, एक था म्यूचुअल फंड और एक था इंश्योरेंस, जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर खत्म। अगले लेक्चर से म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे,
सो इज देयर एनी डाउट टिल हियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने बैंकिंग सेक्टर शुरू किया। बैंकिंग सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड। कौन सी कैटेगरी बताओ? कौन सी कैटेगरी? कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, और उसके बाद पेमेंट और कॉर्पोरेटिव। फिर कमर्शियल के 4 पार्ट, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन एंड रूरल। फिर उसके बाद हमने स्मॉल देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा, पेमेंट देखा, कॉर्पोरेटिव देखा, कॉर्पोरेटिव के 2, अर्बन और स्टेट। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी बातें देखी और होप सो आपको सब समझ में आया हो। ठीक है। और जो बातों पे मैंने एमसीक्यू लिखा है, जो चीजों पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगले लेक्चर से म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे। ठीक है। ओके। बहुत यानी आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक दिस चैप्टर प्रिसाइज, ब्रीफ एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि आप लोगों को इजीली समझ सके यार। और अगर शायद मैं ये इससे पढ़ाती, ये इससे, तो पता नहीं हम लोग कब तक वो लाइनें ही पढ़ते रहते। ओके गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। विल मीट यू टुमारो। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। हैव अ गुड नाइट। ओके, हैव अ गुड इवनिंग। यस आई विल सेंड इट टू यू। मैं आपको उसमें भेज दूंगी, ग्रुप में। बाय बाय एवरीवन। टाटा।